आज हम द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट 4 करेंगे। इस पार्ट को देखने से पहले जो 3 पार्ट हैं वो जरूर देखें ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से जो 19th सेंचुरी में लेबर थी वो दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट कर गई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम 19th सेंचुरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 19th सेंचुरी में जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही थी। वो दो वजह से, एक तो जो कॉलोनीज थी वहाँ से जो इनकम हो रही थी और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसकी वजह से, इन्हीं की वजह से उनकी हायर इनकम्स, यानी कि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी बहुत ज़्यादा थे यूरोपियन कंट्रीज में। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कॉलोनीज थी वहाँ पे जो लोग थे पॉवर्टी में रह रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके साथ, भेदभाव, और उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था। चाहे फिर वो कॉलोनीज एशिया की हों जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाहे वो अफ्रीका की हों, चाहे वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हो। उसके बाद देखते हैं इंडेंचर्ड लेबर इंडिया को देख लेते हैं। तो 19th सेंचुरी में लगभग थाउजेंड्स में जो है इंडियन और चाइनीज वर्कर जो है प्लांटेशंस में काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए, रोड्स में काम करने के लिए, रेलवेज में और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए पूरी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में गए। इंडिया की कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में जो इंडेंचर्ड लेबर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर जो सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही काम करेगी, उसके बाद जो है वापस अपनी कंट्री लौट जाएगी। तो ये जो इंडेंचर्ड लेबर है इसको हायर किया जाता था एजेंट्स के थ्रू, और इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते थे, अनुबंध साइन किए जाते थे, और फिर इनके साथ ये भी वादा किया जाता था, प्रॉमिस किया जाता था कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा ये अपने घर वापस जा सकते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये जो एजेंट्स थे ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है लेबर के साथ करते थे। तो इंडिया में जो लेबर थी, जो इंडेंचर्ड लेबर थी इंडिया से, वो कहाँ से जाती थी, किन किन स्टेट से जाती थी। तो आज की बात कर लेते हो, आज की ईस्टर्न बिहार, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया, तमिलनाडु, यहाँ से जो है लेबर दूसरी कंट्रीज में जो है जाती थी काम करने के लिए। इसके पीछे रीज़न था, इनकी मजबूरी ये थी दूसरे देशों में जाकर के काम करने की। कोई भी अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता, अपने देश को नहीं छोड़ना चाहता, पर इन्होंने छोड़ा क्योंकि इनके पीछे कुछ कंपल्सन्स थे, कुछ रीजंस थे। जैसे कि इनकी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, डेक्लाइन हो गए थे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। दूसरा, जो लैंड रेंट था यानी कि जो भूमि कर था वो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, उसकी वजह से ये अनेबल थे, अयोग्य थे इस रेंट को देने में, और जो नहीं दे पाता था उसकी जो जमीनें थी वो इनसे छीन ली जाती थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डीपली इंडेप्टेड, यानी कि इनको कर्जा मांग करके अपना घर चलाना पड़ता था और ये एक जाल में फंसते जा रहे थे। इसी वजह से ये माइग्रेट कर गए, यानी कि दूसरे देशों में जाने की सोचा इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे कुछ कमाएंगे और इस जाल से निकल पाएंगे। इसीलिए इन्होंने माइंस और प्लांटेशंस में काम करने की सोची। उसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी कंट्रीज में जाकर के काम करने लगे, मेजर डेस्टिनेशंस। तो सबसे पहले कैरेबियन आइलैंड की बात करते हैं। कैरेबियन आइलैंड से मतलब है जिसमें ट्रिनिडाड, सुरिनाम और गुयाना, ये 3 कंट्री जो मेजर थी जहाँ पे ये लोग जाकर के प्लांटेशंस में, शुगर प्लांटेशंस में जो है काम करते थे। इसके अलावा फिजी और मॉरिशियस, इनमें भी जाकर के ये इंडिया के माइग्रेंट लेबर्स काम करते थे। इसके बाद जो तमिल माइग्रेंट्स थे, यानी कि जो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, ये स्पेसिफिकली सिलोन यानी कि श्रीलंका और मलाया यानी कि मलेशिया में जाकर के काम करते थे। इसके बाद कुछ ऐसे भी लेबर्स थे, वर्कर्स थे जो कि आसाम के टी प्लांटेशंस में जाके काम करते थे। और अब बात करते हैं एजेंट्स की। तो एजेंट्स जो इनको हायर करते थे कभी भी इनको सच्चाई नहीं बताते थे, चाहे हमेशा इनको फाल्स इंफॉर्मेशन, झूठी सूचना देते थे इनके काम के बारे में, इनको कहाँ पे रहना है, कहाँ पे जाना है, इन सब चीज़ों के बारे में। और उसके बाद में फाइनल डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे जाके काम करना है, किस कंट्री में, इसके बारे में भी सच नहीं बताते थे। मोड्स ऑफ ट्रैवल, किस मीडियम से ट्रैवल करेंगे, ये कैसे करेंगे, क्या कंफर्ट लेवल होगा, कितनी दूर का रास्ता होगा, इन कितने लोग जाएंगे, इस बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है इनकी सही नहीं होती थी। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क, यानी कि कितने घंटों का काम होगा, कितनी छुट्टियाँ होंगी, कितनी सैलरी होगी, इस बारे में भी ये एजेंट्स जो है इनको सच नहीं बताते थे। हमेशा झूठ करके, झूठ बोल करके, झूठे वादे करके इनको बेचारों को लेकर के जाते थे काम करवाने के लिए। उसके बाद जो इनकी वर्किंग लिविंग कंडीशंस हैं इसके बारे में भी ये सही नहीं बताते थे कि क्या वर्किंग कंडीशंस होगी, क्या लिविंग कंडीशंस होगी। तो इनको बड़े बड़े सपने दिखा करके ये ले जाते थे, और जो नहीं जाना चाहता था कई बार उसको फोर्सिबली एब्डक्ट, उसको जबरदस्ती ले जाते थे।
उसके बाद 19th सेंचुरी का जो ये इंडेंचर था, वो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर सिस्टम जो था, एक तरीके से न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी था। यानी कि उस क्यों था ये? क्योंकि जो प्लांटेशंस में जो लेबर काम करते थे उनकी बहुत ही बैड कंडीशंस थी, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो रहने की हो, चाहे वो काम करने की जगह हो, बहुत ही बेकार कंडीशंस में रहते थे। और इनको बहुत ही कम लीगल राइट्स, बहुत ही कम लीगल राइट्स इनको मिलते थे। कोई फ्रीडम नहीं होती थी, कोई एक्सप्रेशन की फ्रीडम नहीं होती थी, कोई राइट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं। तो एक तरीके से ये न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी था। काम करने नहीं जाते थे, बल्कि काम तो करवाते थे, बल्कि इसके साथ ही इनको गुलाम भी बनाया जाता था और इनको किसी भी तरह की आज़ादी नहीं दी जाती थी। उसके बाद अगर कोई भागना चाहता था इस सिस्टम से, तो उस बेचारे को किसी भी तरीके से जो है पकड़ करके और बहुत बुरी जो है उनको सजा दी जाती थी। उसके बाद जो वर्कर्स रह जाते थे, क्योंकि खाना कमाना तो है ही, और किसी लोग अपना घर जो है, अपना देश इसीलिए छोड़ते थे कि किसी तरीके से जो पॉवर्टी का चुंगल है उससे बाहर निकल सके। तो जो वर्कर्स वहाँ पे रहते थे, काम करते थे, उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए नए नए तरीके जो है, वेज जो है या रास्ते डेवलप कर लिए, और नई नई फॉर्म्स जो है कल्चर की वो डेवलप कर ली, जिससे कि वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर सकें। यानी कि अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आर्ट्स को, अपने एंगर को एक्सप्रेस कर सकें। तो जो डिफरेंट थिंग्स थी कल्चर से रिलेटेड, अलग अलग चीज़ें, यानी कि इंडियन जो जब अपना कल्चर किसी भी कंट्री में जाते थे, अपना कल्चर अपने साथ ले जाते थे, और जो नेटिव लोग होते थे उस कंट्री के, इन दोनों का जो कल्चर है वो आपस में मिक्सअप हो जाता था और एक नई फॉर्म को जो है डेवलप करता था। यानी कि जो कल्चर थे उनके ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लूज हो जाते थे, और दोनों का कल्चर मिक्स होकर के एक नई फॉर्म जो है वो डेवलप हो जाती थी, और ये भी एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा है। उसके बाद कुछ ऐसे ही कल्चरल फॉर्म्स, जो न्यू कल्चरल फॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो मुस्लिम वर्कर्स थे, जो ट्रिनिडाड गए थे, वो अपने साथ जो है मुहर्रम फेस्टिवल, मुस्लिम ये जो सेलिब्रेट करते थे, ये अपना मुहर्रम फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करते थे। और जब मुहर्रम फेस्टिवल वहाँ के नेटिव जो लोग थे उनके कल्चर से जो है मिक्सअप हुआ, तो एक नया ही फेस्टिवल निकल के आया जिसे होसे बोला गया। और इस होसे में जो है जो वर्कर्स थे सभी रिलीजन के और सभी रेसिस के जो है इक्वली पार्टिसिपेट करते थे। ऐसे ही देख लेते हैं, एक प्रोटेस्ट रिलीजन था जिसका नाम था रास्ताफेरिनिज्म, जिसको डेवलप करने में एक जमाइकन बॉब मार्ले का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि सोशली और कल्चरल जो लिंक्स थे इंडियन और वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनके मिक्सअप होकर के एक नया ही फेस्टिवल निकलता है, जिसकी हमने बात करी रास्ताफेरिनिज्म। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चटनी म्यूजिक की। तो ये भी इंडियंस के जो कल्चर थे और जो ट्रिनिडाड और गुयाना में जो लोग थे उनके कल्चर जो मिक्सअप होकर के चटनी म्यूजिक का रिवोल्यूशन हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि काफ़ी सारे जब जो इंडेंचर लेबर था, इनका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो जाता था तो ये लोग जो है वहीं पे रहने लगे, वापस अपने घर पे नहीं आए, यानी कि इंडिया वापस नहीं आए। और अगर कुछ लोग इंडिया वापस आए भी तो बहुत ही कम समय के लिए आए, कुछ बहुत ही कम समय के लिए उन्होंने स्टे किया, वापस फिर वो उसी कंट्री में चले गए। तो धीरे धीरे वहाँ पे जो है ऐसे लोगों की इंडियन लोगों की जो है बहुत लार्ज कम्युनिटीज, बहुत बड़े बड़े समुदाय जो है बनने लगे। और जो इंडियन जो वंशज थे उनमें बहुत फेमस, इन कम्युनिटीज के जो आगे चल करके जो वंशज बने उनमें बहुत फेमस लोग जो है निकल करके आए, जैसे कि वी.एस. नैपोल हैं जो कि बहुत तगड़े राइटर थे, नोबेल प्राइज मिला था इनको। वैसे ऐसे ही वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेट प्लेयर्स थे जैसे शिव नारायण चंद्र पॉल और राम नरेश शर्मा, ये भी बहुत फेमस क्रिकेटर्स हैं। तो यही इंडेंचर्ड जो लेबर थे इन्हीं के ही डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि वंशज थे जिन्होंने वहीं पे रहने का डिसाइड किया। इसके बाद में बात करते हैं कि जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनका क्या ओपिनियन था इस इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम के प्रति। तो ये जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे इंडिया के, ये टोटली अगेंस्ट में थे इस इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम के या माइग्रेशन के, और इन्होंने इसके अगेंस्ट में जो है जो मूवमेंट जो स्टार्ट कर दिया था लगभग 1900 में, और वो इस इंडेंचर्ड लेबर को बहुत ही अब्यूसिव और क्रूअल मानते थे। तो इनके जो एफर्ट से, यानी कि लीडर्स के एफर्ट से 1921 में ये सिस्टम टोटली जो है वो अबोलिश कर दिया गया। पर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी कि जो ये माइग्रेंट्स लेबर वहाँ पे जाके दूसरी कंट्रीज में जो
रहने लगे थे, इनके साथ वहाँ के नेटिव्स के साथ कोई नेटिव्स की तरफ से कोई अच्छा इनके साथ बिहेवियर नहीं किया जाता था और इनको एज ए पुलिस ट्रीट किया जाता था, यानी कि जो बोझ या भार ढोते हैं ऐसे ट्रीट किया जाता था। और दूसरा, ये जो डिसेंट वंशज थे ये माइनॉरिटी में थे, अल्पसंख्यक थे, तो इनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी। जैसे आप देख सकते हो कि श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा रिस्पेक्ट आज भी अगर हम देखें तो नहीं की जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे माइनॉरिटी में है और दूसरा इंडिया से, तमिलनाडु से वहाँ पे काम करने के लिए गए थे और वो वहीं पे बस गए। ऐसे ही इसी को कुछ दिखाने की कोशिश की है वी.एस. नायपॉल ने अपने नॉवेल्स में, ठीक है। उसमें उन्होंने जो नॉवेल्स लिखी है उसमें इनकी सेंस ऑफ एलिनेशन और लॉस को दिखाया गया है। ये जो कम्युनिटीज थी इनके बारे में, यानी कि जो इनके साथ भेदभाव हो रहा है, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है और जो इनके साथ अलगाववाद हो रहा है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।